हे गाइज, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो क्लास है वो है एनसीईआरटी हिंदी क्लास 9। ठीक है, ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज का चैप्टर, ये स्पर्श में दिया गया है। जो बुक है स्पर्श, उसमें दिया गया है ये चैप्टर। ठीक है, स्पर्श से जितने भी चैप्टर थे, दुख का अधिकार यशपाल का, और बछेंद्री पाल का था एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, शरद जोशी का तुम कब आओगे अतिथि, उसके बाद से एक और रचना थी वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकटरामन धीरंजन मालवीय का, वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की ये लास्ट क्लास है स्पर्श से। ठीक है, शुक्र तारे के समान स्वामी आनंद जी का है, पढ़ लेंगे। उसके बाद से इसका हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। इस बुक से जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं वो हम प्रैक्टिस करेंगे। और इससे पहले कृतिका भाग 1 यानी कक्षा 9 का जो बुक है कृतिका भाग 1, उसका प्रैक्टिस सेट हो चुका है। इसके बाद से स्पर्श का जब हम लोग प्रैक्टिस सेट कर लेंगे, उसके बाद से क्षितिज का कर लेंगे, तो हम लोग का 9 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग 10 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, कक्षा 10 की तरफ बढ़ेंगे। 10 में है क्षितिज और कृतिका, उसको पढ़ेंगे। उसके बाद उससे प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए, जो लोग उस सब क्लास को नहीं देखे हैं वो देख लें, क्योंकि समय बहुत ही कम है और 1 महीने में कैसे क्या पढ़ना है इस पर भी मैं एक आप लोगों को वीडियो लेके आऊँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात और, जितनी क्लासें यहाँ पर हो जा रही हैं उन सब का PDF मैं आप लोगों को ग्रुप में दे देती हूँ। तो जिन लोगों को ग्रुप में ऐड होना है या जिन लोगों को PDF लेना है बिल्कुल फ्री में, ठीक है, PDF लेना है, वो लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करें, आप लोगों को PDF दे दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि PDF रहने से एक फ़ायदा ये होता है कि एक तो आप लोग वीडियो देख लेते हैं, ऊपर से आप लोग PDF से प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप लोगों को जो प्रश्न होगा भूलेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। जिन लोगों को व्हाट्सएप नंबर पता नहीं, मैं उन लोगों को बता देती हूँ। 87 एक सेकेंड, 87 37 81 28 और 39, इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और जब आप मैसेज करेंगे तो आप लोगों को ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा और जितनी भी क्लासेस हुई हैं सारा का सारा PDF आप लोगों को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास है स्वामी आनंद, जिनकी समय सीमा है 1887 से 1976 तक। जन्म होता है उनका 1887 में और मृत्यु होती है 1976 में। इन्होंने लिखा है शुक्र तारे के समान। ठीक है, तो पहले हम स्वामी आनंद के बारे में जानेंगे, उसके बाद से शुक्र तारे के समान जो इन्होंने चैप्टर दिया है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, स्पीड में थोड़ा हम पढ़ा देंगे, उसके बाद से आप लोग PDF से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सन्यासी स्वामी आनंद का जन्म गुजरात के कठियावाड़ जिले के किमड़ी गांव में सन 1887 में हुआ। इनका मूल नाम हिम्मतलाल था। मूल नाम क्या था? हिम्मतलाल था। जब ये 10 साल के थे तभी कुछ साधु इन्हें अपने साथ हिमालय की ओर ले गए और इनका नामकरण किया स्वामी आनंद। ठीक है, तो स्वामी आनंद किसने रखा? तो साधुओं ने रखा। 1907 में स्वामी आनंद स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। महाराष्ट्र से कुछ समय तक तरुण हिंद अखबार निकाला। फिर बाल गंगाधर तिलक से केसरी किसका अखबार है? केसरी पत्र किसने निकाला था? बाल गंगाधर तिलक ने। अखबार से जुड़ गए। 1917 में गांधी जी के संसर्ग में आने के बाद उन्हीं के निर्देशन में नवजीवन और यंग इंडिया, याद रखिएगा ये है गांधी जी की, ठीक है, यंग इंडिया की प्रसार व्यवस्था संभाल ली। इसी बहाने इन्हें गांधी जी और उनके निजी सहयोगी महादेव भाई देसाई और बाद में प्यारेलाल जी को निकट से जानने का अवसर मिला। आगे देखते हैं। मूलतः गुजराती भाषा में लिखे गए प्रस्तुत पाठ शुक्र तारे के समान में लेखक ने गांधी जी के निजी सचिव महादेव भाई देसाई की बेजोड़ प्रतिभा और व्यस्ततम दिनचर्या को उकेरा है। लेखक अपने इस रेखाचित्र के नायक के व्यक्तित्व और उसकी ऊर्जा, उनकी लगन और प्रतिभा से अभिभूत है। महादेव भाई की सरलता, सज्जनता, निष्ठा, समर्पण, लगन और निरभिमान को लेखक ने पूरी ईमानदारी से शब्दों में पिरोया है। इनकी लेखनी महादेव के व्यक्तित्व का ऐसा चित्र खींचने में सफल रही है, पाठक को महादेव भाई पर अभिमान हो जाता है। लेखक के अनुसार कोई भी महान व्यक्ति महानतम कार्य तभी कर पाता है जब उसके
साथ ऐसे सहयोगी हों जो उसकी तमाम इतर चिंताओं और उलझनों को अपने सिर ले लें। गांधी जी के लिए महादेव भाई और भाई प्यारेलाल जी ऐसी ही शख्सियत थे। ठीक है, अब पढ़ते हैं शुक्र तारे के समान। आकाश के तारों में शुक्र की कोई जोड़ नहीं, शुक्र चंद्र का साथी माना गया है। उसकी आभा प्रभा का वर्णन करने में संसार के कवि थके नहीं। फिर भी नक्षत्र मंडल में कलगी रूप इस तेजस्वी तारे को दुनिया या तो ऐन शाम के समय बड़े सवेरे घंटे 2 घंटे से अधिक देख नहीं पाती। इसी तरह भाई महादेव जी आधुनिक भारत की स्वतंत्रता के उस काल में अपनी वैसी ही आभा से हमारे आकाश को जगमगा कर देश और दुनिया को मुग्ध करके शुक्र तारे की तरह ही अचानक अस्त हो गए। सेवा धर्म का पालन करने के लिए इस धरती पर जन्मे स्वर्गीय महादेव देसाई गांधी जी के मंत्री थे। मित्रों के बीच विनोद में अपने को गांधी जी का हम्माल कहने में और कभी कभी अपना परिचय उनके पीर बावर्ची भिस्ती खर के रूप में देने में वे गौरव का अनुभव किया करते थे। गांधी जी के लिए पुत्र से भी अधिक थे। जब सन 1917 में वो गांधी जी के पास पहुंचे थे तभी गांधी जी ने उनको तत्काल पहचान लिया और उनको अपने उत्तराधिकारी का पद सौंप दिया। सन 1919 में जलियांवाला बाग के हत्याकांड के दिनों में पंजाब जाते हुए गांधी जी को पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया। किस स्टेशन पर? पलवल स्टेशन पर। ठीक है, गांधी जी ने उसी समय महादेव भाई को अपना वारिस कहा था। सन 1929 में महादेव भाई आज से तू ही हिमाचल देश के चारों कोनों में समूचे देश के दुलारे बन चुके थे। इसी बीच पंजाब में फौजी शासन के कारण जो कहर बरसाया गया था उसका ब्यौरा रोज रोज आने लगा। पंजाब के अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार करके फौजी कानून के तहत जन्म कैद की सजाएं देकर काला पानी भेज दिया गया। ठीक है, आगे है लाहौर के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक पत्र ट्रिब्यून के संपादक श्री कालीनाथ राय को 10 साल की जेल की सजा मिली। गांधी जी के सामने जुल्म और अत्याचारों की कहानियां पेश करने के लिए आने वाले पीड़ितों के दल गामदेवी के मणि भवन पर उमड़ते रहते थे। महादेव उनकी बातों की संक्षिप्त टिप्पणियां तैयार करके उनको गांधी जी के सामने पेश करते थे और आने वालों के साथ उनकी रूबरू मुलाकातें भी करवाते थे। गांधी जी बम्बई के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक बॉम्बे क्रॉनिकल में इन सब विषयों पर लेख लिखा करते थे। क्रॉनिकल में जगह की तंगी बनी रहती थी। कुछ ही दिनों में क्रॉनिकल के निडर अंग्रेज संपादक हॉर्निमैन को सरकार ने देश से निकाले की सजा देकर इंग्लैंड भेज दिया। उन दिनों बम्बई के 3 नए नेता थे, शंकरलाल बैंकर, उमर सोबानी और जमुनादास द्वारकादास। इनमें अंतिम श्रीमती बेसेंट के अनुयायी थे। अंतिम यानी जमुनादास द्वारकादास। ठीक है, अंतिम श्रीमती बेसेंट के अनुयायी थे। ये नेता यंग इंडिया नाम का एक अंग्रेजी साप्ताहिक भी निकालते थे, लेकिन उन्हें क्रॉनिकल वाले हॉर्निमैन की मुख्य रूप से लिखते थे। उनको देश निकाला मिलने के बाद इन लोगों को हर हफ्ते साप्ताहिक के लिए लिखने वालों की कमी रहने लगी। ये तीनों नेता गांधी जी के परम प्रशंसक थे और उनके सत्याग्रह आंदोलन में बम्बई के बेजोड़ नेता भी थे। इन्होंने गांधी जी से विनती की कि वे यंग इंडिया के संपादक बन जाएं। गांधी जी को तो इसकी सख्त जरूरत थी ही। उन्होंने विनती तुरंत स्वीकार कर ली। गांधी जी का काम इतना बढ़ गया था कि साप्ताहिक पत्र में भी कम पड़ने लगा। ठीक है, गांधी जी ने यंग इंडिया को हफ्ते में 2 बार प्रकाशित करने का निश्चय किया। हर रोज का पत्र व्यवहार और मुलाकातें, आम सभाएं आदि कामों के अलावा यंग इंडिया साप्ताहिक में छापने के लेख टिप्पणियां, पंजाब के मामलों का सारा संक्षेप और गांधी जी के लेख, यह सारी सामग्री हम 3 दिन में तैयार करते। यंग इंडिया के पीछे पीछे नवजीवन भी गांधी जी के पास आया और दोनों साप्ताहिक अहमदाबाद से निकलने लगे। 6 महीनों के लिए मैं भी साबरमती आश्रम में रहने पहुंचा। शुरू में ग्राहकों की हिसाब किताब की और साप्ताहिकों को डाक में डलवाने की व्यवस्था मेरे जिम्मे रही, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद संपादन सहित दोनों साप्ताहिकों की और छापाखाने की सारी व्यवस्था मेरे जिम्मे आ गई। गांधी जी और महादेव का सारा समय देश भ्रमण में बीतने लगा। ये जहाँ भी होते वहाँ से कामों और कार्यक्रमों की भारी भीड़ के बीच भी समय निकालकर लेख लिखते और भेजते। सब प्रांतों के उग्र और उदार देशभक्त क्रांतिकारी और देश विदेश के धुरंधर लोग, संवाददाता आदि गांधी जी को पत्र लिखते और गांधी जी यंग इंडिया के कालमों में उनकी चर्चा किया करते। महादेव गांधी जी की यात्राओं की और प्रतिदिन की उनकी गतिविधियों के साप्ताहिक विवरण भेजा करते। इसके अलावा महादेव देश विदेश के अग्रगण्य समाचार पत्र जो आंखों में तेल डालकर गांधी जी की प्रतिदिन की गतिविधियों को देखा करते थे और उन पर बराबर टीका टिप्पणी करते रहते थे। आंखों में तेल डालकर ये मुहावरा है। ठीक है, उनको आड़े हाथों लेने वाले लेख भी समय समय पर लिखा करते थे। बेजोड़ कालम, भरपूर चौकसाई, ऊंचे से ऊंचे ब्रिटिश समाचार पत्रों की परंपराओं को अपनाकर चलने का गांधी जी का आग्रह और कट्टर से कट्टर विरोधियों के साथ भी पूरी सत्यनिष्ठा
से उत्पन्न होने वाली विनय विवेक युक्त विवाद करने की गांधी जी की तालीम, इन सब गुणों ने तीव्र मतभेदों और विरोधी प्रचार के बीच भी देश विदेश के सारे समाचार पत्रों की दुनिया में और एंग्लो इंडियन समाचार पत्रों के बीच भी व्यक्तिगत रूप से एनडी को सबका लाडला बना दिया था। गांधी जी के पास आने के पहले अपनी विद्यार्थी अवस्था में महादेव ने सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी की थी। नरहरि भाई उनके जिगरी दोस्त थे, दोनों एक साथ वकालत पढ़े थे। दोनों ने अहमदाबाद में वकालत भी साथ साथ ही शुरू की थी। इस पेशे में आमतौर पर स्याह और सफ़ेद और स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह कहना होता था। साहित्य और संस्कार के साथ इसका कोई संबंध नहीं रहता, लेकिन इन दोनों ने तो उसी समय से टैगोर, शरद चंद्र आदि के साहित्य को उलटना पलटना शुरू कर दिया था। चित्रांगदा कच देवयानी की कथा पर टैगोर द्वारा रचित विदाई का अभिशाप शीर्षक नाटिका, शरद बाबू की कहानियाँ आदि अनुवाद उस समय की उनकी साहित्यिक गतिविधियों की देन है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, भारत में उनके अक्षरों का कोई सानी नहीं था। वाइसराय के नाम जाने वाले गांधी जी के पत्र हमेशा महादेव की लिखावट में जाते थे। उन पत्रों को देख देख कर दिल्ली और शिमला में बैठे वाइसराय लंबी सांस लेते रहते थे। भले उन दिनों ब्रिटिश सल्तनत पर कभी कहीं सूरज न डूबता हो, लेकिन उस सल्तनत के छोटे बादशाह को भी गांधी जी के सेक्रेटरी के समान खुशनवीस सुंदर अक्षर लिखने वाला लेखक, खुशनवीस का अर्थ क्या होता है? सुंदर अक्षर लिखने वाला लेखक कहाँ मिलता था। बड़े बड़े सिविलियन और गवर्नर कहा करते थे कि सारी ब्रिटिश सर्विसों में महादेव के समान अक्षर लिखने वाला कहीं खोजने पर भी मिलता नहीं था। पढ़ने वाले को मंत्रमुग्ध करने वाला शुद्ध और सुंदर लेखन। महादेव के हाथों के लिखे गए लेख, टिप्पणियां, पत्र, गांधी जी के व्याख्यान, प्रार्थना, प्रवचन, मुलाकातें, वार्तालापों पर लिखी गई टिप्पणियां, सब कुछ फुल स्केप के चौथाई आकार वाली मोटी अभ्यास पुस्तकों में लंबी लिखावट के साथ जेट की सी गति से लिखा जाता था। वे शॉर्ट हैंड जानते नहीं थे। बड़े बड़े देशी विदेशी राजपुरुष, राजनीतिज्ञ, देश विदेश के अग्रगण्य समाचार पत्रों के प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संचालक, पादरी, ग्रंथकार आदि गांधी जी से मिलने के लिए आते थे। ये लोग खुद या इनके साथी संगी भी गांधी जी के साथ बातचीत को शॉर्ट हैंड में लिखा करते थे। महादेव कोने में बैठे बैठे अपनी लंबी लिखावट में सारी चर्चा को लिखते रहते थे। मुलाकात के लिए आए हुए लोग अपने मुकाम पर जाकर सारी बातचीत को टाइप करके जब उसे गांधी जी के पास ओके करवाने के लिए पहुंचते, तो भले ही उनमें कुछ भूलें या खामियां मिल जाएं, लेकिन महादेव की डायरी में या नोट बही में मजाल है कि कॉमा मात्र की भी भूल हो जाए। कॉमा मतलब कॉमा जो दिया जाता है ऐसे, उसको कह रहे हैं। कॉमा मात्र की भी भूल मिल जाए। गांधी जी कहते, महादेव के लिखे नोट के साथ थोड़ा मिलान कर लेना था ना, और लोग दांतों अंगुली दबाकर रह जाते। लुई फिशर और गुंथर के समान धुरंधर लेखक अपनी टिप्पणियों का मिलान महादेव की टिप्पणियों के साथ करके उन्हें सुधारे बिना गांधी जी के पास ले जाने में हिचकिचाते थे। साहित्यिक पुस्तकों की तरह ही महादेव वर्तमान राजनीतिक प्रवाहों और घटनाओं से संबंधित अद्यतन जानकारी वाली पुस्तकें भी पढ़ते रहते थे। हिंदुस्तान से संबंधित देश विदेश की ताजी से ताजी राजनीतिक गतिविधियों और चर्चाओं की नई से नई जानकारी उनके पास मिल सकती थी। सभाओं में, कमेटियों की बैठकों में या दौड़ती रेलगाड़ियों के डिब्बों में ऊपर की बर्थ पर बैठकर ठूस ठूस कर भरे अपने बड़े बड़े झोलों में रखे ताजे से ताजे समाचार पत्र, मासिक पत्र और पुस्तकें वे पढ़ते रहते, अथवा यंग इंडिया और नवजीवन के लिए लेख लिखते रहते। लगातार चलने वाली यात्राओं, हर स्टेशन पर दर्शनों के लिए इकट्ठा हुई जनता के विशाल समुदायों, सभाओं, मुलाकातों, बैठकों, चर्चाओं और बातचीतों के बीच वे स्वयं कब खाते, कब नहाते, कब सोते या कब अपनी हाजतें रफा करते, किसी को इसका कोई पता नहीं चल पाता। वे 1 घंटे में 4 घंटों के काम निपटा देते। काम में रात और दिन के बीच कोई फर्क शायद ही कभी रहता हो। वे सूत भी बहुत सुंदर काटते थे। अपनी इतनी सारी व्यस्तताओं के बीच भी वे काटना कभी चूकते नहीं थे। बिहार और उत्तर प्रदेश के हजारों मील लंबे मैदान गंगा, यमुना और दूसरी नदियों के परम उपकारी सोने की कीमत वाले गाद के बने हैं। आप 100 कोस चल लीजिए, रास्ते में सुपारी फोड़ने लायक एक पत्थर भी कहीं मिलेगा नहीं। इसी तरह महादेव के संपर्क में आने वाले किसी को भी ठेस या ठोकर की बात तो दूर रही, खुरदरी मिट्टी या कंकरी भी कभी चुभती नहीं थी। उनकी निर्मल प्रतिभा उनके संपर्क में आने वाले व्यक्ति को चंद्र शुक्र की प्रभा के साथ दूधों नहला देती थी। उसमें सराबोर होने वाले के मन से उनकी इस मोहिनी का नशा कई कई दिन तक उतरता न था। महादेव का समूचा जीवन और उनके सारे कामकाज गांधी जी के साथ एक रूप होकर इस तरह गूंथ गए थे कि गांधी जी से अलग करके अकेले उनकी कोई कल्पना की ही नहीं जा सकती थी।
कामकाज की अनवरत व्यस्तताओं के बीच कोई कल्पना भी न कर सके। इस तरह समय निकाल कर लिखी गई दिन प्रतिदिन की उनकी डायरी की वे अनगिनत अभ्यास पुस्तकें आज भी मौजूद हैं। प्रथम श्रेणी की शिष्ट संस्कार संपन्न भाषा और मनोहारी लेखन शैली की ईश्वरीय देन महादेव को मिली थी। यद्यपि गांधी जी के पास पहुंचने के बाद घमासान लड़ाइयों, आंदोलन और समाचार पत्रों की चर्चाओं के भीड़ भरे प्रसंगों के बीच केवल साहित्यिक गतिविधियों के लिए उन्हें कभी समय नहीं मिला। फिर भी गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग, याद रखिएगा गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने किया, जो नवजीवन में प्रकाशित होने वाले मूल गुजराती की तरह हर हफ्ते यंग इंडिया में छपता रहा। बाद में पुस्तक के रूप में उसके अनगिनत संस्करण सारी दुनिया के देशों में प्रकाशित हुए और बिके। आगे है सन 1934-35 में गांधी जी वर्धा के महिला आश्रम में और मगनवाड़ी में रहने के बाद अचानक मगनवाड़ी से चलकर सेगांव की सरहद पर एक पेड़ के नीचे जा बैठे। उसके बाद वहाँ एक दो झोपड़े बने और फिर धीरे धीरे मकान बनकर तैयार हुए। तब तक महादेव भाई दुर्गा बहन और चिरंजीवी नारायण के साथ मगनवाड़ी में रहे। वहीं से वे वर्धा की असह्य गर्मी में रोज सुबह पैदल चलकर सेवाग्राम पहुंचते थे। वहां दिन भर काम करके शाम को वापस पैदल आते थे। जाते आते पूरे 11 मील चलते थे। रोज रोज का यह सिलसिला लंबे समय तक चला। कुल मिलाकर इसका जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा उनकी अकाल मृत्यु के कारणों में वह एक कारण माना जा सकता है। इस मौत का घाव गांधी जी के दिल में उनके जीते जी बना ही रहा। वे भर्तृहरि के भजन की यह पंक्ति हमेशा दोहराते रहे। वो पंक्ति क्या है? ए रे जखम जोगे नहीं जैसे, यह घाव कभी योग से भरेगा नहीं। बाद के सालों में प्यारेलाल जी से कुछ कहना होता और गांधी जी उनको बुलाते तो उस समय भी अनायास उनके मुंह से महादेव ही निकलता। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो का ये स्टोरी था। और इसमें जो प्रश्न दिया गया है इसको एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें व्याकरण के भी कुछ प्रश्न दिए गए। ये रहा वाक्य में प्रयोग करने के लिए मुहावरा है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। और इसका PDF आप लोगों को दे दिया जाएगा। ठीक है, अगली क्लास में स्पर्श यानी स्पर्श की पूरी पुस्तक जो है उससे बनने वाले जितने प्रश्न हैं उससे हम लोग अभ्यास करेंगे। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।